अच्छा, अब हमारा जो इस साल पेपर आना है, पहली बात उसका टोटल टाइम होगा जी 2 आवर्स। टोटल टाइम कितना होगा जी? 2 घंटे देखे लिखा होगा। यानी कि पहले पेपर होते थे 3-3 घंटे के, लेकिन अब इस साल जो है क्योंकि वायरस वगैरह का इशू है, तो अब पेपर जो है वो रिड्यूस होकर 2 घंटे का हो। ठीक है जी, अच्छी बात है। फिर टोटल मार्क्स आपके पास पेपर में है जी कितने? 60 नंबर की जंग है ये। 60 नंबर आपको हासिल करना है 2 घंटे के अंदर। इस 60 में से 30 नंबर खाली क्वेश्चन नंबर 1 के हैं, जो कि क्या है जी? एमसीक्यूज, यानी आधा पेपर आपका एमसीक्यूज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, 30 नंबर के एमसीक्यूज है जी। कितने देखे थे? 30 एमसीक्यूज। और कितने नंबर के? 30 नंबर के, यानी 1 नंबर का एक एमसीक्यू आ रहा है। ठीक है जी। तो आपके 60 नंबर के पेपर में से 30 नंबर का खाली पहला क्वेश्चन है, जो कि है क्या? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी कि एमसीक्यूज। आपको 30 एमसीक्यूज दिए जाएंगे 4-4 ऑप्शंस के साथ। आपने एक एक ऑप्शन को मार्क करना है, एक एक नंबर हासिल करना है। कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप देखें अगर गौर से, तो आपके ये एमसीक्यूज जो है वो ज्यादातर बुक से लिए गए हैं। काफी नई बुक है ना, तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आपके जो एमसीक्यूज है जो बुक के आखिर में ना, उन एमसीक्यूज को सबसे पहले याद करना। तो आपकी बुक में जो आपके हर चैप्टर के एंड में कुछ आपको एमसीक्यूज मिलेगा, और मैं आपको शुरू दिन से कह रहा हूँ कि उन एमसीक्यूज को सबसे पहले प्रियोरिटी बेसिस पे उन एमसीक्यूज को याद करोगे। तो उन एमसीक्यूज को सबसे पहले याद करना। मेजोरिटी आप देख लो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मॉडल पेपर, ज्यादातर वही सुनिए। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ बुक के ही एमसीक्यूज याद करें और बस सो के बैठ जाए, नहीं। बुक के एमसीक्यूज याद करो, उसके बाद रिस्क नहीं लो। पेपर में अगर आपसे गलती हो गई, आपके पास सेकंड अटेम्प्ट नहीं होगा, तो रिस्क नहीं लो। फिर जो आपके पास किट के एमसीक्यूज होंगे, उनको याद करोगे आप। किट के एमसीक्यूज में आंसर्स मार्क नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको उसकी आंसर की सेंड कर दूंगा। अच्छा, अब देख लो जी, पहले एमसीक्यूज क्या है? द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। पहले चैप्टर की बुक से है ये। पहले चैप्टर की बुक में मौजूद है कि जो हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है, जिसमें हम फॉसिल्स की मदद से गुजरे हुए लोगों ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, टैक्सोनोमी। इसका आंसर क्या है जी? पैलियोंटोलॉजी। आपको याद होगा कि फिजिक्स की वो ब्रांच, जी एग्जैक्टली, गुड। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें, सॉरी, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ को पढ़ते हैं फॉसिल्स की मदद से। इसी तरह इस एमसीक्यूज को देखो, ये भी बुक का है कि चैप्टर नंबर 2 से आ रहा है ये। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में स्टेप्स होते हैं, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना। इसमें ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सही है जी। आपको याद होगा पूरी सीक्वेंस अगर आपको बताऊं तो ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, रीजनिंग, इसको हम डिडक्शन भी कहते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर रिजल्ट, फिर थ्योरी, फिर लॉ। अब इसमें देखो आपको ये आ रही है आपके पास हाइपोथेसिस, रीजनिंग, फिर उसके बाद बीच के 2-3 स्टेप्स हटा के थ्योरी और लॉ। तो ये आ रही है जी। बाकी आपने देखे जी आगे पीछे, आगे पीछे है बाकी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है सी। तीसरे पर है द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी आपकी बुक से जी, चैप्टर नंबर 3। आपसे कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम है, उसको सही तरीके से लिखने का तरीका क्या है? राइट वे क्या है? आपको याद होगा 2-3 रूल्स थे जिनको हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या रूल्स थे जी? दो नाम 2 वर्ड पर होगा। ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो 2 अल्फाजों पर होगा। पहला अल्फाज कहलाता है जेनरिक नेम, दूसरा कहलाता है स्पेसिफिक नेम। जेनरिक नेम होता है जीनस से निकाला जाता है, स्पेसिफिक नेम जो होता है वो स्पीशीज से निकाला जाता है। ठीक है जी। तो 2 नाम तो होने चाहिए, या तो ऑप्शन में सारे देख ले दोनों नाम। फिर दूसरा रूल क्या होता है कि आपके पास सिर्फ जो जेनरिक नेम है उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं। तीसरा, अगर आप हाथ से लिख रहे होते हो तो आप जो है अंडरलाइन कर देते हो, और अगर टाइप कर रहे हो तो इटैलिक कर देते हो। यहाँ आप देखो जी, आपके पास इस वाले में क्या प्रॉब्लम है जी? दूसरे वर्ड का भी लेटर कैपिटल किया हुआ है। इस वाले में क्या प्रॉब्लम है जी? कोई सा भी लेटर कैपिटल नहीं किया हुआ। इस वाले में क्या प्रॉब्लम है जी? जेनरिक नेम को मुकम्मल नहीं लिखा हुआ। अगर ये लिखा जा सकता है ऐसे r.degree, लेकिन कब लिखते हैं? जब आप बहुत दफा लिख रहे हो ना, बार बार रिपीट हो रहा है, तब ये करते हैं, हर वक्त नहीं। ये करेक्ट आंसर है, सी, बी, सॉरी। देख लीजिए, पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारे लेटर स्मॉल है।
फिर क्वेश्चन 4 देंगे, इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस आर प्लेस्ड इन डैश। 5 किंगडम जो आपको चाहिए भी आपकी बुक से, और ये चैप्टर 3 का है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी जो रॉबर्ट विटिकर ने पेश की, इसमें 5 किंगडम्स कौन कौन से थे? मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम्स थे। तो इन 5 किंगडम्स में से वायरस को हम किस किंगडम में डालें? अब इसका जवाब मैंने आपको बुक में चैप्टर जब हम पढ़ लेते तब भी आपको बताया था कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जानदार भी है, बेजान भी है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। इसमें बहुत सारी ऐसी खूबी होती है जिसकी वजह से ये जानदार कहलाता है, कुछ ऐसी खूबी होती है जिसकी वजह से ये बेजान कहलाता है। तो फिर हमने उस वक्त क्या कहा था कि वायरस जो है इन ये जो हमारे 5 किंगडम है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, नॉन लिविंग के लिए नहीं होते, लिहाजा वायरस को नहीं डाल सकते। तो करेक्ट आंसर इसमें नहीं है, ये मिसप्रिंटिंग है की तरफ। करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। अगर आप बुक में से ही एमसीक्यू देखोगे तो बुक के अंदर एक ऑप्शन मुनेरा होगा, एक प्रोटिस्टा होगा, एक प्लांट होगा, चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। और करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस, क्योंकि इस वायरस को आप किसी भी किंगडम में नहीं डाल सकते। यहाँ मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपको नहीं दिया हुआ। फिर 5 पर आते हैं जी, द प्रोसेस विच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी इनपुट इज डैश। ये चैप्टर 4 का भी खिला सकता है, चैप्टर 9 का भी खिला सकता है, क्योंकि ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों चैप्टर्स हैं। बुक में देखो चैप्टर 4 में से है, ठीक है, ये भी बुक का ही एमसीक्यू है। द प्रोसेस व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। हमने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े थे ट्रांसपोर्टेशन के, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप्स होती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। फिर आपको याद होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने कहा था कि एनर्जी की जरूरत नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो उसमें एनर्जी की जरूरत होती है। अच्छा, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में टाइप्स कौन कौन सी होती है? डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, पहले तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन की भी फिर दो टाइप होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक सिंपल डिफ्यूजन। बहरहाल ये जितने भी टाइप है सारी पैसिव की है, यानी ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, सिंपल डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ मिसप्रिंटिंग है अगेन, जिन्होंने क्या कहा है कि एनर्जी की जरूरत नहीं होती, तो देखा जाए तो वो ये 3 प्रोसेस है जिनमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तीनों पैसिव टाइप, तीनों में एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो इसके करेक्ट आंसर 3 आ रहा है, बी सी डी, ठीक है। तो ये भी मिसप्रिंटिंग है, असल में बुक से ये एमसीक्यू दिया गया है, लेकिन बुक में है द प्रोसेस व्हिच रिक्वायर एनर्जी इनपुट डज नॉट कवर्ड नहीं, व्हिच रिक्वायर एनर्जी। कौन सा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है? तो ये 3 जो है इनमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर केस में एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, समझ में आ गई होगा बात। 6 पर आते हैं जी, ये सेल साइकिल चैप्टर 5 से, और ये बुक है द स्टेज ऑफ माइटोसिस इन व्हिच क्रोमैटिड्स रीच द पोल एंड द मूव एंड देयर मूवमेंट सीज। आपने सेल डिवीजन पढ़ा है, सेल डिवीजन के अंदर बहुत सारे फेसेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये कह रहा है कि वो कौन सा फेज है जिसमें क्रोमैटिड्स अपने अपने किनारों तक चले जाते हैं और उनकी जो मूवमेंट है वो खत्म हो जाती है, चलना फिरना रुक जाते हैं, वो एक जगह पे टिक जाते हैं। तो वो बिल्कुल आखिरी फेज होता है, टीलोफेज, जिसमें क्रोमैटिड्स जो है वो अपने अपने दोनों सेल्स के किनारों तक पहुंच जाते हैं, आपके फाइबर जो है स्पाइनल फाइबर डिसअपीयर हो जाते हैं, और जो क्रोमोसोम है वो उनकी मूवमेंट जो है वो रुक जाती है। तो कौन सा फेज होता है? वो टीलोफेज। 7वां एमसीक्यू एंजाइम्स वाले चैप्टर से है, ये भी बुक का है। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट एंड मोस्टली एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं और किस चीज से बने होते हैं? तो ये तो आपको मैंने बताया है कि एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन से बना हुआ होता है एंजाइम। सारे एंजाइम्स में प्रोटीन होगा, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें मुकम्मल तौर पर प्रोटीन होता है, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन के साथ साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। बहरहाल सब में प्रोटीन मौजूद होता है, हम कहते हैं एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एनर्जी स्टोर इन ईच मोल ऑफ एटीपी, एक एटीपी के मोल में कितनी एनर्जी होती है? ये वही चैप्टर 7 से है, बुक का ही एमसीक्यू है, बुक में मौजूद है। और इसका करेक्ट आंसर है कि जी एक मोल में ना एटीपी के 7.3 किलो कैलोरीज होती है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये भी उसी 7वें चैप्टर से है, बुक का एमसीक्यू। लाइट की मौजूदगी में पानी को तोड़ना क्या कहलाता है? जब हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पढ़ा था, जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तब आपको बताया था फोटोलाइसिस,
फोटोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है, जिसमें पानी का मॉलिक्यूल लाइट की वजह से टूट जाता है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। आपको बताया था कि ये जो वर्ड है ना फोटो, इसका मतलब है लाइट, और ये जो लाइसिस होता है ना वर्ड, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक, टूटना। तो फोटोलाइसिस के मतलब भी यही बन रहा है, पानी का लाइट की मौजूदगी में टूटना। ये पहले चैप्टर से है जी, इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। अगर आप फिश की प्रोडक्शन की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी, मिकदार और उसकी क्वालिटी को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये क्या कहलाता है जी, ये कहलाती है फिशरीज। ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, ये चैप्टर 4 से है, उसका ही एमसीक्यू है। ब्लड जो है वो किसका एक स्पेशल टाइप है, सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन का या सिस्टम का। यानी कि ये पूछ रहे ब्लड है क्या, सिस्टम है, टिश्यू, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है या सिस्टम है। तो इसका जवाब है टिश्यू, क्योंकि ब्लड में बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, सेल से मिलकर बना होता है। तो ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, और टिश्यू में भी क्या, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू आपको याद होगा, एनिमल में 4 किस्म के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर और नर्वस। तो ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। 12वां एमसीक्यू देखें, द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू, ये अभी हम तो चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, ये उस चैप्टर से। जब प्लांट में ऑर्गेनिक फूड यानी कि जो फूड होता है वो कौन से टिश्यू की मदद से मूव करता है, जाइलम, फ्लोएम, वेसल्स या ट्रैकेट। तो इसका जवाब है फ्लोएम। वाटर जो होता है वो जाइलम के थ्रू मूव करता है, फूड जो है वो थ्रू फ्लोएम के जरिए मूव करता है, जबकि ये वेसल्स और ट्रैकेट्स जो है ये जाइलम के पार्ट है, जाइलम के सेल से। जाइलम 4 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, उनमें से 2 ये वेसल्स और ट्रैकेट्स। 13 सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दैट। हमने पढ़ा है कि प्लांट में सेल वॉल की 3 लेयर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर मिडल लेयर। तो ये पूछ रहे हैं कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो किस चीज से बनी होती है। चैप्टर 4 का एमसीक्यू है, बुक का ही एमसीक्यू है। इसका आंसर है जी सेल्यूलोज और लिग्निन। सेल्यूलोज से वो सेल वॉल, आपको जितना भी सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है उसमें एक कंपाउंड भी स्टोर होना शुरू हो जाता है, लिग्निन, जिससे फिर सेकेंडरी वॉल जो है वो जरा हार्ड हो जाती है। वाटर और मिनरल एंटर द प्लांट थ्रू डैश। पानी और मिनरल जो है प्लांट के अंदर कहां से आते हैं, कहां से एंटर हो रहे होते हैं, रूट से, स्टेम से, लीफ से या ब्रांचेस से। तो इसका जवाब सबको पता है जी, रूट से। रूट से आ रहा होता है, तभी अब तक पढ़ा है चैप्टर में, मैं वीडियोस भेजूंगा, आप उसमें भी देख लीजिएगा। सेल डेथ कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर, चैप्टर 5 सेल साइकिल से ये चैप्टर से है। ये आपको वहां पे सेल डेथ के 2 प्रोसेस बताए थे, अपटोसिस और नेक्रोसिस। आपको बताया था कि सेल अगर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मर जाता है, हमारे जो बॉडी के सेल्स है खुद ब खुद मर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अपटोसिस। जैसे हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं 120 दिन के बाद खुद ब खुद मर जाते हैं, ऑटोमेटिक, हमारे कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद हो रहा है, इसको हम कहते हैं अपटोसिस। और नेक्रोसिस क्या होता है कि अगर हमारे सेल्स की जो डेथ होती है वो ऑटोमेटिक नहीं होती, बल्कि बाहर के किसी फैक्टर से होती है। जैसे अगर आप अपने हाथ के सेल्स को काट दो, अब आपके ये सेल्स मर गए, लेकिन क्या खुद ब खुद मरे, नहीं आपने किया, और एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व है, तो उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। ठीक है जी, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेक्रोसिस। उसके बाद आते हैं जी, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैन बी इनहांस्ड बाय। ये एंजाइम चैप्टर 6 से है, हमने वहां एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं एंजाइम। यानी एंजाइम अगर आपका काम कर रहा है, आपने वो कंपाउंड यूज किया, एंजाइम और अच्छा काम करने लग गया, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एक्टिव यूजर। और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके एंजाइम्स के फंक्शन को कम कर देते हैं, उसके काम को स्लो कर देते हैं, उनको हम कहते हैं इनहिबिटर्स। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ इनहांस का मतलब बढ़ जाता है। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी किस तरीके से बढ़ती है, बाय यूजिंग एक्टिवेटर्स। नर्वस टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ दैट। नर्वस टिश्यूज किससे बने हुए हैं, तो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है, ये भी चैप्टर 4 का ही है, बुक का ही है, कि जो हमारे पास नर्वस टिश्यू होते हैं, जैसे हमारे पास 4 टिश्यूज होते हैं एनिमल में, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। मैंने आपको बताया था मस्कुलर टिश्यू स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं जिनको हम कहते हैं मसल फाइबर, और नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के सेल से बने होते हैं जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन से स्पेशलाइज क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इनके अंदर से करंट कंडक्ट हो सकता है, ये करंट बना सकते हैं
ये करंट अपने अंदर से गुजार सकते हैं। तो इसलिए जो है हम उनको स्पेशलाइज कहते हैं। और न्यूरॉन से मिलकर बनने वाला टिश्यू जो है वो कहलाता है नर्वस टिश्यू। फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है। हमारे सेल्स के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें से एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप होती है, स्मूथ और एक रफ। स्मूथ जो है उनकी वॉल बिल्कुल चिकनी होती है, उनमें राइबोसोम्स नहीं लगे हुए होते, जबकि रफ की वॉल दाने दाने से नजर आती है और उसमें राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। फिर हमने इसके फंक्शंस की बात करी कि चूंकि राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना, तब राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, समझ आई बात? राइबोसोम्स प्रोटीन बनाएंगे और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन यानी काम क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने में ये हेल्प कर रहे हैं। प्रोटीन बना तो कोई और रहा है, राइबोसोम बना रहा है, लेकिन उसमें हेल्प तो कर रहा है ना। राइबोसोम को जगह प्रोवाइड कीजिए, लोकेशन प्रोवाइड कीजिए, उसका बनने वाले प्रोटीन को पहुंचा रहा है। लिहाजा इनका फंक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। फंडामेंटल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का बुनियादी प्रोडक्ट क्या है? क्या है कि ऐसा जो फोटोसिंथेसिस के रस बनाएगा? तो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है चैप्टर 7 में एनर्जेटिक्स में, बायोएनर्जेटिक्स में, कि फोटोसिंथेसिस के अंदर दो प्रोडक्ट हासिल होते हैं, यानी दो चीजें बनती है फोटोसिंथेसिस के आप, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस तो प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट तो है लेकिन वो बाय प्रोडक्ट है। प्लांट ने ऑक्सीजन गैस के लिए नहीं बनाया। असल प्रोडक्ट क्या हो गया फोटोसिंथेसिस का? फंडामेंटल प्रोडक्ट क्या हो गया? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो फंडामेंटल प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, जबकि ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट होता है, फॉल। इन ह्यूमन इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड, इंसानों के अंदर फूड को जिस्म के अंदर देना, इनटेक मतलब देना, क्या कहलाता है? ये हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है, अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ था हमने चैप्टर 8 कि हमारा जो प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो 4-5 प्रोसेस होते हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंटेस्टाइन। इसमें से पहला वाला क्या है? इंजेक्शन। और इंजेक्शन में क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। अगर आप इंजेक्शन की डेफिनेशन याद करोगे तो क्या है? इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। फूड को जिस्म के अंदर देना, डालना, इंजेक्शन कहलाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अब ये आपको बताया था मैंने कि जी अगर मॉलिक्यूल्स हाई से लो की तरफ जा रहे होते हैं इसको हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसकी दो टाइप होती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जा रहे होते हैं सॉलिड के, गैस के, ये डिफ्यूजन कहलाता है। और अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स हाई से लो जा रहे होते हैं तो ये ऑस्मोसिस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बड़ा मशहूर और तुक्का न्यूमेरिकल एमसीक्यू है, तुक्का है। नीचे का आपको ऑप्शन दिए हुए क्या है, इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल मेथड में इन्वॉल्व नहीं होता? तो बायोलॉजिकल मेथड के अंदर आपको पता है कि ऑब्जर्वेशन पहला स्टेप होता है, डेटा कलेक्शन उसी में किया जाता है, एक्सपेरिमेंट भी होता है, लेकिन प्रोपोर्शन जो है हर बायोलॉजिकल मेथड में इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो प्रोपोर्शन जो है इसका आंसर है, प्रोपोर्शन बायोलॉजिकल मेथड में इन्वॉल्व नहीं होता। फिर आते हैं 23 पे, एमसीक्यू नंबर 23। क्लोरोफिल इज फाउंड इन डैश। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? प्लांट में होता है जी, आपको पता है क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, और इस क्लोरोफिल की मदद से जो है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ये एक की कंपोनेंट होता है। कहाँ मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो प्लांट के सेल्स होते हैं उनमें एक ऑर्गेनल होता है प्लास्टिड। एनिमल्स में नहीं होता, सिर्फ प्लांट्स में होता है। और प्लांट में भी 3 किस्म का प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। पर क्या है? पिगमेंट्स का। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट के अंदर मुख्तलिफ पिगमेंट होते हैं, एक्स एंथोफाइल, कैरोटीन, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, कलरफुल पिगमेंट। जबकि ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंट पिगमेंट होता है। तो क्लोरोफिल जो है वो किस में पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। ये आंसर है। स्टेम एंड रूट इंक्रीज इन लेंथ बाय डैश। स्टेम और रूट की अगर आप लंबाई बढ़ रही होती है, यानी उनकी हाइट बढ़ रही होती है, उनका कद बढ़ रहा होता है,
तो ये किसकी वजह से बढ़ता है? ठीक है जी, हमें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं हमारे प्लांट के अंदर। टिश्यूज की दो मेन टाइप्स की, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल डिवीजन की एबिलिटी होती है, जबकि परमानेंट में सेल डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। लिहाजा हमने कहा कि जी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ये प्लांट की ग्रोथ करते हैं, प्लांट के कद को, उसकी चौड़ाई को बढ़ाते हैं। उसमें भी पहले आपने बताया था एपिकल जो है वो हाइट बढ़ाते हैं, लेटरल जो है वो उसकी चौड़ाई को बढ़ाते हैं। तो हाइट जो होती है, लेंथ जो होती है प्लांट की, वो इंक्रीज होती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? ये अभी चैप्टर 9 आप पढ़ेंगे, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। इंसान के दिल में 4 चैम्बर्स, 4 खाने मौजूद होते हैं। आर्टरिया, 2 आर्टरिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। 26 द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, 1000 बार बताया जा चुका है, ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। सिलेक्ट द मिसमैच, गलत जो है उसको मार्क करना है। मिसमैच का मतलब है जिनको हमने गलत मैच कर दिया। तो देखिए जी, ये जो टेरिडोफाइट होता है प्लांट किंगडम है, ये उसका एक ग्रुप होता है, सही है जी। फंजाई है, ये उसका ग्रुप होता है, सही है जी। प्रोटिस्टा, ये उसका एक एग्जाम्पल है, ये सही है जी। एनिमल और ये एमीबा, एमीबा एनिमल किंगडम में नहीं होता। एनिमल जो एमीबा है, ये दूसरे किंगडम में होता है, प्रोटिस्टा में। तो यहाँ ये मिसमैच हुआ है, क्योंकि एनिमल किंगडम के अंदर एमीबा नहीं होता, एमीबा जो है वो दूसरे किंगडम में होता है। दिस डील्स विद द इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सी ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को इकोनॉमिकली स्टडी करते हैं, जिसकी पैसों के एतबार से फायदों को देख रहा होता है? तो ये नाम में आ रहा है जी बायो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर डी बायो। ग्रोथ, रिपेयर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय टैक्स। नीचे जो प्रोसेस दिए हैं उनमें से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से वाले प्रोसेस होती है? आपको इसका आंसर पता होगा, माइटोसिस। जबकि आखिरी एमसीक्यू देखें, रिमूवल ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट, यह भी पढ़ा है हमने। अगर हम प्लांट में से फालतू पानी को वेपर्स की सूरत में निकल रहा होता है, तो इस प्रोसेस को हम कह रहे होते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है जी, तो ये थे आपके पास मॉडल पेपर के एमसीक्यू। देखो 30 एमसीक्यूज है, मुश्किल एमसीक्यूज नहीं है, ये ज्यादातर एमसीक्यूज आपके बुक से ही है। आप बुक के एमसीक्यूज को सबसे पहले याद करोगे, सबसे पहले, चाहे दुनिया इधर की उधर जाए, सबसे पहले आपने बुक के एमसीक्यूज को याद करना है। उसके बाद फिर आप जो किट के एमसीक्यूज है उनकी तरफ जाओ। कुछ एमसीक्यूज आपके किट में से भी आ सकते हैं, कुछ बुक से भी आ सकते हैं। आपको नहीं पता तो आपने जितने ज्यादा एमसीक्यूज याद कर सकते हैं उतना अच्छा है। चलिए, आपने क्या देखा कि पहला सेक्शन, पहला क्वेश्चन ही आपको मार्क्स 30 दिला रहा है। आप कहा था पेपर खाली पहले सवाल पर ही डिपेंड करता है। 60 में से 30 नंबर आपको पहले क्वेश्चन में से मिल जाएंगे, बाकी 30 नंबर आगे मौजूद। अब आता है जी आपके पास सेक्शन बी। सेक्शन बी होता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, यानी ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर 4, 5, 6 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है जी, ये सेक्शन है आपके पास 18 नंबर का। अब आपका 30 नंबर बच रहे हैं ना, 30 नंबर एमसीक्यूज के हो गए, 30 नंबर बच रहे हैं। तो 30 में से ये वाला सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है 18 नंबर का। 6 क्वेश्चन करना है, 6 क्वेश्चन करना है, 18 नंबर का। तो इसका मतलब है एक क्वेश्चन कितने का हो गया? 3 मार्क्स का। 6 3 जा 80। तो आपको सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन के 3 नंबर है। लिहाजा आप जब भी जिस क्वेश्चन का भी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करोगे, 3 नंबर ध्यान में रखिएगा। यानी अगर मिसाल के तौर पर देखो, इस सवाल को देखो, 3 ब्रांचेस दी हुई है, डिफाइंड इम्यूनोलॉजी, एक्सियोसाइटोसिस और एपोप्टोसिस। अब शॉर्ट क्वेश्चन कितने का है? 3 नंबर का, और 3 ब्रांचेस आपको दी है, यानी हर ब्रांच का कितने मार्क्स होगा? 1 नंबर। अब 1 नंबर के लिए आप 1-2 लाइनों से ज्यादा थोड़ी लिखोगे बस। तो यहाँ ये नहीं करिएगा इम्यूनोलॉजी के लिए पूरा आपने 1 पेज का ऐसे लिख दिया, नहीं, सिर्फ आप जो बुक की डेफिनेशन है 1-2 लाइन की वो लिखो, बहुत है। एक्सियोसाइटोसिस, एपोप्टोसिस, बस 2 लाइनों से ज्यादा ना हो, 1-1 नंबर की है। इसी तरह अगर आपके पास डिफरेंस आते हैं, जैसे पहला कुछ देखेंगे 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, आपको कहा हुआ है कि 3 डिफरेंस लिखो। अगर नहीं भी कहा हुआ होगा तब भी आप 3 डिफरेंस लिखो। ठीक है, 3 नंबर का। ठीक है, तो अगर लिखा हो ना राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तब भी आपने 3 डिफरेंस लिखने होंगे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन जैसा 3 नंबर का है। ज्यादा 3 नंबर के हिसाब से ही लिखो, ये उर्दू नहीं है कि आप जितना लिखो कम है, मुझे बायोलॉजी। इसी तरह डायग्राम्स भी हो सकती हैं,
ड्रॉ नीड एंड लेवल डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल, चैप्टर 4 के अंदर है ये स्मूथ मसल्स की डायग्राम, ये आपको बनाने को कहा जा रहा है। डायग्राम साफ सुथरी होनी चाहिए, लेवल डायग्राम होनी चाहिए। तो आपके पास कितने क्वेश्चन चाहिए? ये 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन से 6 अटेम्प्ट करने, 3 की चॉइस है, 3 चॉइसेस में आपने छोड़ने सवाल। तो शॉर्ट सेक्शन जो है वो 18 नंबर का होता है, 3 नंबर का एक सवाल होता है, 9 क्वेश्चन रहेंगे, आपने उनमें से 6 को अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ ट्रिक्स क्या है जी? ट्रिक्स ये है कि सबसे पहले तो आप अपने बुक में आपके जो 10 चैप्टर है ना, उनमें जितने भी डिफरेंसेस है सबसे पहले वो याद करो। एक सवाल लाजमी डिफरेंस का आता है, लाजमी डिफरेंस का आता है एक सवाल। तो आप सारी जो डिफरेंसेस आपके ज्यादा नहीं, तो सारे डिफरेंसेस याद कर लो, एक सवाल आपको हो जाएगा। बायोलॉजी की ब्रांचेस आप याद कर लो, एक आध सवाल वहां से बन जाता है। ठीक है, जितने भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इजी होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को तो मुश्किल होते हैं, 2-2 4-4 लाइन होते हैं। मैं तब कह रहा हूँ ना, 3 नंबर वाला सवाल है, इसका मतलब है 4-5 लाइनों से ज्यादा का नहीं होगा। तो आपके 10 चैप्टर में जितने शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर लो, याद कर लो सारे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं, किट में भी आपके पास मौजूद है, उनको देखते हुए आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेना। अब जब यहाँ आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, तो आपको अगर सारे क्वेश्चन आते हैं तो कोशिश करें कि आप डायग्राम वाले क्वेश्चन को चॉइस में छोड़ें। ठीक है, जैसे कि ये है ना क्वेश्चन नंबर 4, मैं होता मैं डायग्राम वाले क्वेश्चन को चॉइस में छोड़ देता। वजह ये है कि डायग्राम आप कितनी भी अच्छी बना लो, सामने वाला इसमें से एक आध नंबर काट ही देता है। ठीक है, अगर आप ये वाला सवाल अटेम्प्ट करो ना, 3 बार ये डिफरेंस वाला, तो अगर आपने तीनों डिफरेंस सही लिख के आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप ये वाला सवाल अटेम्प्ट करो, तीनों डेफिनेशन एक लाइन की डेफिनेशन होंगी, आराम से लिखी आपने, आराम से 3 नंबर मिल रहा है। लेकिन यहाँ आप असल स्मूथ मसल्स भी चिपका दोगे ना, तो भी कुछ नंबर कटेगा। लेबल वगैरह में भी कुछ मसले कर देते हैं हम लोग, बात टेबल में स्पेलिंग गलत हो जाती है, वर्ड गलत हो जाता है, हम गलत लाइन लगा देते हैं। ठीक है, तो एक आध नंबर इसमें आधा नंबर जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करो कि आप डायग्राम वाले क्वेश्चन को चॉइस में छोड़ दो, बाकी सारे याद। अब जाहिर बात है, डायग्राम के क्वेश्चन अगर आपको चॉइस में छोड़ना है तो इसका मतलब है बाकी सारे सवाल आने चाहिए। तो बाकी सवाल आने चाहिए सारे, इसका मतलब क्या है? आपने सारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद देख लीजिएगा सवाल कौन से मुश्किल है। देखिए, इसमें आपने कहा है 3 डिफरेंस लिखना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के, यानी 3 प्रोकैरियोटिक के पॉइंट्स होंगे, 3 यूकैरियोटिक के। इस सवाल में आपसे कहा है इम्यूनोलॉजी, एक्सोसाइटोसिस और एपोप्टोसिस की डेफिनेशन लिखनी है। इस सवाल में आपसे स्मूथ मसल्स की डायग्राम बनाने को कहा है। इस सवाल में आपसे कहा है डिफाइन एनी 3 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। आपने क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी टाइप्स पढ़ी है, सिर्फ टाइप्स मान लिया आपने। डिफाइन एनी 3 टाइप, यानी किसी भी 3 टाइप के नाम लिखो, उनको डिफाइन करो, बस। इसमें एक रीजन है, ये रीजनिंग क्वेश्चन में आपको कहा एक आ सकता है, व्हाई मायोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, मायोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा जाता है ये बताएं, और नेम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मायोसिस। मायोसिस का जो प्रोफेज 1 होता है उसमें जो 5 स्टेज होते हैं, पैचोटिन, राइबोटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, वो वाली, वो 5 आपको स्टेजेस लिखनी है। नाम, सिर्फ नाम लिखना है, उनको बयान नहीं करना है। इन्होंने क्या कहा? नेम। नेम का मतलब खाली आपको नाम लिखना। ठीक है जी। उसके बाद एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन को डिफाइन करना है, यानी उनकी डेफिनेशन लिखनी है, और राइट इक्वेशन ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, और एरोबिक रिस्पायरेशन की जो इक्वेशन होती है बस खाली वो लिखनी है। तो ये 3 नंबर हुए। एरोबिक, एनारोबिक की डेफिनेशन का 1 नंबर, एनारोबिक का 1 नंबर, और ये इक्वेशन का 1 नंबर। तो उस हिसाब से आपने डेफिनेशन में एक लाइन की डेफिनेशन लिखी है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? डिफाइन ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये भी 3 नंबर का हो गया। न्यूट्रिशन का 1 नंबर, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का 1 नंबर, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का 1 नंबर। लिहाजा इसमें हम ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक की टाइप्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ उनको डिफाइन करेंगे। तो हम इसमें न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोप की डेफिनेशन लिखेंगे, हेटरोट्रोप की लिखेंगे, बस। तो ये क्या है कि फ्लो चार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में आपने देखा कि टाइप्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। पहले 2 टाइप्स होती है, मेरिस्टेमेटिक, फिर परमानेंट। फिर परमानेंट में 2 टाइप होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर सिंपल में क्या टाइप होती है, कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप होती है। तो वो पूरा चार्ट बना के लिखना है, चार्ट बनाना है जी, बुक में मौजूद है, आपको याद करने के लिए कहा हुआ है मैंने ये। ठीक है जी। फिर पैरासाइटोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और ये पहले चैप्टर बायोलॉजी की ब्रांचेस में से 3 ब्रांचेस का आपको नाम दिए जा रहा है, इनको डिफाइन करना है। सेक्शन सी जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, डिटेल क्वेश्चन आंसर होते हैं, 12 नंबर का है। 6 नंबर का एक सवाल होता है इसमें। ठीक है, यानी शॉर्ट का डबल। 6 नंबर का सवाल होगा, 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको, 12 नंबर का सेक्शन बन जाएगा। तो 12 और 18 कितने होगा? 30।
तो अब आप जो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा सी सेक्शन का, उसमें आपके पास 4 क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 अटेम्प्ट करने, 2 को चॉइस में छोड़ देना है। जो 2 अटेम्प्ट करोगे वो 6 नंबर का होता है, हर एक सवाल 6 नंबर का होता है, तो 12। यहाँ आपने कंजूसी नहीं दिखानी। सेक्शन सी के जब सवाल आप अटेम्प्ट करते हो, आप कंजूसी नहीं दिखाओगे कि सर वहां पे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में 5 लाइनों का किया, यहाँ में 10 लाइनों का करूंगा, नहीं। यहाँ जितना मुमकिन हो सके आपने डिस्क्राइब करना होता है। अगर आपको बोला जाए ना डिफाइन न्यूट्रिशन, आप उसमें न्यूट्रिशन भी डिफाइन करोगे, हेटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफी, हेटरोट्रॉफी, फिर ऑटोट्रॉफी टाइप, फिर हेटरोट्रॉफ की टाइप, जितना मुमकिन हो सके बयान करना होता है। इसी तरीके से डायग्राम आपको नहीं बोला, आप फिर भी बनाओगे। हाँ, अगर किसी सवाल में आपको डायग्राम से रोक किया, डायग्राम इज नॉट नेसेसरी कह के, फिर मान नहीं बनाना। लेकिन अगर किसी सवाल में डायग्राम का नहीं लिखा हुआ, आप वहां डायग्राम होती है तो आप बनाओ, मैंने कहा ना कंजूसी नहीं करनी। तो इस सेक्शन के अंदर आपने खुल कर बयान करना है। इस सेक्शन के लिए आप अपना तकरीबन 1 घंटा तो उसके रखो, 1 घंटा नहीं भाई, 40 मिनट तो रखो आप इस सेक्शन पे। अब देखो सवाल क्या है, ड्रॉ नीड एंड लेबर डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की जो डायग्राम है बुक में मौजूद है वो बनानी है। मुश्किल डायग्राम होती है, लेबलिंग भी ज्यादा होती है। मैं होता तो मैं इस चॉइस को छोड़ता हूँ, इस सवाल को चॉइस में। मैं बताया ना डायग्राम को छोड़ो, क्योंकि आप इसको डायग्राम कितनी भी अच्छी बना लोगे, 6 में से कम 5 नंबर देंगे, ज्यादा तो 5 नंबर देंगे, एक आध आपकी लेबलिंग जाएगी। एनिमल टिश्यू के बारे में नोट लिखने को कहा जाता है। अब यहाँ पर आप खुद के बयान करोगे, पहले आप टिश्यू को डिफाइन करोगे, टिश्यू क्या होता है, फिर आप बताओगे एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, एनिमल में पाए जाने वाले टिश्यू एनिमल टिश्यू कहलाते हैं। फिर आप उनके 4 टाइप्स बताओगे, एपिडर्मल, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। फिर एपिथेलियल की जो टाइप्स होती है उनको भी बयान करोगे, मस्कुलर की जो टाइप होती है स्केलेटन, स्मूथ और कार्डियक, वो भी बयान करोगे। कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आपके पास जो एडिपोस, ब्लड होता है, उनके नाम लिख के 1-1, 2-2 लाइनें लिखो। मैंने आपको नोट्स में मार्किंग कर दी थी, क्या आपने उसको बहुत ज्यादा पढ़ा ना हो जाए तो आपको ब्लड वगैरह जो होता है एडिपोस, ब्लड, ये मैंने आपको थोड़ा सा छोटा कर दिया था, ठीक है। तो आपको जो बुक में मार्क किया था ना, मैं नोट्स में मार्क किया था, उतना याद करो, लेकिन कंजूसी नहीं, सब कुछ। हाँ, यहाँ आपको डायग्राम से रोक दिया, लिहाजा डायग्राम आप नहीं बनाओगे, पूरा याद कर लिया, अच्छी बात है। एंजाइम और उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक, आप यहाँ एंजाइम्स की डेफिनेशन लिखोगे, उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे। अगर आपको 6 याद है 6 लिख दो, 7 याद है 7 लिख दो, जरूरी नहीं है 5 ही लिख दो। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, कहाँ मौजूद होता है, उसके 5 सिग्निफिकेंस, ये आपके पास सवाल है, याद कर लिएगा। ये हो गया कि मॉडल पेपर। आई होप आपको मॉडल पेपर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। टाइम कम रह गया।